जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 की जो है वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए पेज नंबर 102 पर जो है वो आ जाएंगे। और पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो आपने पढ़ा था कि जो लाइक फोर्सेस होती हैं वो मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो दे आर लाइक पैरेलल फोर्सेस, मतलब इनकी डायरेक्शन भी सेम है और ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। लेकिन अगर आपके पास एक फोर्स इस तरह से है और दूसरी उसके ऑपोजिट में, तो दे आर कंसिडर्ड एज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बिकॉज पैरेलल तो है लेकिन इनमें डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। नंबर 2, व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर और फोर्स एंड देयर वैल्यूज। तो आपको याद होगा जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर अगर हमारे पास कोई फोर्स है इस तरह से, तो हम इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। दिस इज एफ एक्स, एफ वाई। अब आपको पता है एफ एक्स इक्वल होगा एफ कॉस थीटा के और एफ वाई जो है वो इक्वल होगा एफ साइन थीटा के। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्मूलाज आ जाएंगे। मोमेंट आर्म क्या है? प्रूव दैट टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा समझ लें शॉर्ट क्वेश्चन है। बेसिकली हमारे पास, आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तो ये बातें पढ़ेंगे, अभी ये क्वेश्चन की कोई सेंस नहीं बनती थी। लेकिन क्या है, टॉर्क जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब आपको समय नहीं पता कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, तो अभी फिलहाल आप इसको यूं लिख लें और उसके बाद आर और एफ की जगह आ जाएगा और ये बन जाएगा आर एफ साइन थीटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वो कहता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो बट रिजल्टेंट टॉर्क इज नॉट जीरो। तो बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि आपके पास ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक फोर्स यहां पर लग रही है, लेट्स से दिस इज F1 और एक फोर्स यहां लग रही है दैट इज F2। तो बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो सम ऑफ फोर्स कितना हो गया? जीरो। पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड। लेकिन जब आप ये फोर्सेस लगाएंगे तो ये बॉडी रोटेट करेगी, तो इट मींस इसके अंदर टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन ईच केस इन द फिगर बिलो। तो जो ए है ये आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है, आपने टॉपिक क्लास भी देखना, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। नंबर जो बी है ये आपके पास अनस्टेबल है और नंबर जो सी है ये आपके पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। नंबर 7, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी विच इज मूविंग येट इन इक्विलिब्रियम। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो मैंने आपको बताया था वो इक्विलिब्रियम में होगी। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब था वेयर ऑल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ मास का मतलब ये होता है कि जहां पर उसका सारा मास हम एज्यूम करें कि इस जगह पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ दूसरे वर्ड्स में ऐसा पॉइंट जहां आप बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी मूव करें विदाउट एनी टॉर्क, तो वो उस पॉइंट को भी हम सेंटर ऑफ मास कंसिडर करते हैं। What are two basic principles of stability in physics which are applied in designing balancing toys and racing cars? तो पहला लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए और दूसरा वाइड बेस आपके पास हो। रेसिंग कार्स आपने देखी होंगी, उनकी बेस बढ़ाई जाती है, टायर्स बाहर निकाले होते हैं और हाइट मिनिमम, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। How can you prove that the centripetal force always act perpendicular to velocity? तो centripetal force point towards center and velocity is tangential, making them perpendicular. Like if a body is moving in a circular path, तो आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। आप डायग्राम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। A car travels at the same speed around two curves with different radii. For which radius the car experiences more centripetal force? Prove your answer. अच्छा जी, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर ओवर आर।
Hence, here centripetal force and radius are inversely proportional. Therefore, the car experience more centripetal force on the curve with the smaller radius. उसके बाद है जी, a ripe mango does not normally fall from the tree, but when the branch of tree is shaken, the mango falls down easily. Can you tell the reason? So when the branch of a tree is shaken, a ripe mango falls because the stem becomes loose and Earth's gravity pulls it down. Number third, discuss the concept of stability. तो अगेन मैंने आपको भी बताया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखने से आप स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. नंबर 4, वाई एन एक्सेलरेटेड बॉडी कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन इक्विलिब्रियम. तो वेलोसिटी, जब आप बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब ये है कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होना जरूरी है. Two boxes of the same weight but different heights are lying on the floor of a truck. If the truck makes a sudden stop, which box is more likely to tumble over? Why? So जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसके उलटने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हाइट ज़्यादा होने का मतलब है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हो गया, इस वजह से हाइट ज़्यादा वाले का चांस ज़्यादा होगा. तो ये आपके पास बच्चों थोड़ा सा एक ओवरव्यू था चैप्टर नंबर 4 का. बट अगर आप लोगों ने चैप्टर 4 की वीडियोस को देखा हुआ है तो ऑब्वियसली इन क्वेश्चन के आंसर आपको ऑलरेडी पता होंगे, मेरे बताने से पहले आपको पता थे, हमने सिर्फ उनको रिवाइज किए. तो एक्सरसाइज पर आने से पहले चैप्टर की सारी वीडियोस देखिए, और अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.